हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य का सरल और संक्षिप्त इतिहास में छायावाद का अध्ययन करेंगे और द्विवेदी युक्तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो और चैनल पर प्रमोट हो। तो हम आज छायावाद का अध्ययन शुरू करते हैं और इन सब की वीडियोस की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, वो आप चेक करें और उसका अध्ययन ज़रूर करें जिससे आपका हिंदी साहित्य मजबूत हो और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। तो हम देख लेते हैं, इसलिए बुक मैं पूरा कंप्लीट कराऊँगी। तो आज हम छायावाद का अध्ययन करना शुरू करते हैं। आने वाला है बस। आ गया छायावाद युग, जिसका समय है हमारा समय सीमा 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी मानी गई है छायावादी युग की। इसमें और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1918 से 1938 ईस्वी मानी गई है और जो सर्वमान्य मत है वो 1920 से 1936 है। ठीक है। काल अवधि इस युग की प्रारंभिक सीमा के संबंध में निम्न दो मत प्रचलित है। पहला है 1918 से प्रारंभ छायावादी गुणों प्रवृत्तियों से युक्त सर्वप्रथम रचना झरना, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। तब डॉक्टर नगेंद्र जैसे इतिहासकारों ने छायावाद का समय 1918 से 1938 ईस्वी तक निर्धारित किया है। प्रारंभ 1920 से प्रारंभ माना है। इस युग का नामकरण श्री मुकुटधर पांडे द्वारा रचित निबंध हिंदी छायावाद के आधार पर रखा हुआ माना जाता है। ठीक है। यह निबंध सर्वप्रथम जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा पत्रिका में 1920 में प्रकाशित हुआ था। अतः हिंदी छायावाद का प्रारंभ 1920 से ही माना जा सकता है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं सरस्वती पत्रिका के बारे में। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 से 1920 ईस्वी तक रहे, जिसके आधार पर द्विवेदी युग का समय 1920 ईस्वी तक निर्धारित करके छायावाद का समय 1920 से आरंभ माना जा सकता है। नोट है, हिंदी में छायावाद शीर्षक से सुशील कुमार द्वारा लिखित एक अन्य निबंध है जो 1921 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने छायावाद को अस्पष्टतावाद के अर्थ को में ग्रहण किया है। किसमें? अस्पष्टतावाद के अर्थ में छायावाद को ग्रहण किया है। इसके आधार मुकुटधर पांडे का कथन है, मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं, भावों की छाया पाई जाती थी जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में पाठकों को कठिनाई होती थी। इस छायावादी से ही मैंने छायावाद शब्द बनाया था। ठीक है। इसके बाद हम अन्य छायावाद की परिभाषा देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है विद्वानों के अनुसार। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है पहली, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार है, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के अनुसार है छायावाद की परिभाषा यह है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। इसको आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं, इनके कुछ पॉइंट आप कुछ वर्ड के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं जिससे आपको राइटर और उनके कथन याद रहेंगे। ठीक है। आगे है महादेवी वर्मा के अनुसार। महादेवी वर्मा ने कहा, छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली पद्धति विशेष के अर्थ व्यापक अर्थ में। तीसरा श्री गंगा प्रसाद पांडे के अनुसार उन्होंने भावलोक की प्रगति के 3 चरण माने हैं, वस्तुवाद, छायावाद
और रहस्यवाद। उनके शब्दों में छायावाद वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। ठीक है, छायावाद किसके? वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी मानी गई है। किसके अनुसार? तो गंगा प्रसाद पांडे के अनुसार। आगे साथ में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। डॉक्टर गुप्त ने छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहते हुए कहा है, स्वच्छंदतावाद एक विशेष प्रकार की मानसिक चेतना है जिसमें व्यक्ति अंतर्मुखी होकर बाह्य जगत की अपेक्षा, अंतर जगत की बौद्धिकता की अपेक्षा, भावात्मकता को यथार्थ की अपेक्षा, कल्पना को सत्य की अपेक्षा, सौंदर्य की परंपरा की अपेक्षा, न्यूनता को एवं संघर्ष की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व देने लगता है। जिस काव्य में इस प्रकार के अंतर्मुखी चेतना की अभिव्यक्ति होती है उसे सामान्यतः स्वच्छंदतावाद का नाम दिया जाता है। सारांश हम कह सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि जब किसी भावों की छाया कहीं अन्यत्र जाकर पड़ती है, जब किसी के भावों की छाया कहीं अन्यत्र जाकर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? छायावादी कविता कहते हैं। जैसे कहो कौन तुम दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई, आहा तुम्हें भी त्याग गया क्या अली नल सा निष्ठुर कोई। ये पंत की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की इन पंक्तियों में कहा तो गया है कि छाया के बारे में, परंतु इसका अर्थ निकल रहा है नारी स्वतंत्रता के बारे में, अतः ये छायावादी कविता मानी जा सकती है। आगे छायावाद के विविध अर्थ हैं। विविध विद्वानों के अनुसार छायावाद के विविध अर्थ ग्रहण किए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, पूछ ली जाते हैं। तो मुकुटधर पांडे के अनुसार रहस्यवाद से छायावाद माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्ति पद्धति से, रामचंद्र शुक्ल ने शैली वैचित्र्य, माधुचर्य और चित्र भाषा शैली, ये शुक्ल के पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। नोट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फैंटे समाटा मतलब छाया आभास शब्द से जोड़ा है। उन्हें चित्र भाषा शैली कहा है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानते हैं। आगे नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, वक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, डॉक्टर नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, आचार्य प्रसाद द्विवेदी व्यंग्यार्थ प्रदान शैली, सुशील कुमार की अस्पष्टतावाद, जयशंकर प्रसाद की कांति, सुमित्रानंद पंत की सौंदर्य की छाया, बच्चन सिंह की स्वच्छंदतावाद। ठीक है, नोट देख लेते हैं एक बार। नोट में है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावाद को तत्कालीन काव्य संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझना, उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है। शांति प्रिय द्विवेदी ने प्रकृति में ही समान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति। यहाँ गंगा प्रसाद पांडे ने वस्तुवाद व रहस्यवाद के बीच की कड़ी कहा है। आगे छायावाद की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। छायावाद व रहस्यवाद एक ही है, अर्थात इसमें कोई तात्विक भेद नहीं है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। आगे है, छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। छायावाद शैली विशेष है। छायावाद दार्शनिक अनुभूति है। छठा है, छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। सातवां है, छायावाद में प्रेम का चित्रण भी होता है। आठवां, छायावाद प्रकृति में आध्यात्मिक सौंदर्य का दर्शन कराता है। नवा है, छायावाद में गीति तत्व की प्रमुखता होती है। 10वां, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसके आगे पॉइंट है, वस्तुतः छायावाद पूर्ववर्ती युग के विरोध स्वरूप प्रतिक्रियाजन्य हिंदी कविता के एक विशिष्ट युग में प्रस्फुटित एक विशेष तार्किक अनुभूति एवं एक विशेष शैली है, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक एवं अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक अनुभूतियों का चित्रण होता है। इसमें प्रकृति का मानव रूप प्रस्तुत करते हुए गीति तत्व की प्रमुखता का भी ध्यान रखा जाता है। आगे छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, वो देख लेते हैं। भावगत या विषयगत प्रवृत्तियां, इसमें आ जाएंगी आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता, दूसरी मानवीय सौंदर्य बोध, उसके बाद है रहस्य भावना, चौथी है श्रृंगार भावना प्रेम भावना, पांचवी है कमनीय कल्पना, उसके बाद है प्रकृति के रम्य रूपों की रचना, प्रकृति से सहचर्य। आगे दार्शनिकता, कला पक्ष की प्रधानता, वेदना की विप्रति, राष्ट्रीयता की भव्य भावना, उसके बाद है मानवतावाद की स्थापना, उसके बाद है नारी का भव्य स्वरूप, भावातिरेक व नैराश्य, व्यक्तिकता, स्वच्छंदता की मनोवृत्ति। आगे विचारगत प्रवृत्तियाँ, इसमें आ जाएगी सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना, मानवतावाद, समन्वय का संदेश, पीड़ित विश्व की सेवा का संदेश। उसके बाद है शिल्पगत विशेषताएं, शिल्पगत के अंतर्गत आ जाएंगी आत्माभिव्यक्ति अर्थात मैं उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग, उसके बाद ललित कोमल कांत पदावली का प्रयोग, और थर्ड है
मुक्त छंद शैली का प्रयोग। चौथा है मुक्त अलंकारों का प्रयोग, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग। क्या था? डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ, 4 प्रमुख कवि हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। किसने? कृष्णदेव झारी के अनुसार हैं। तो इन्होंने जयशंकर प्रसाद को क्या कहा है? ब्रह्मा कहा है छायावाद में। सुमतेंद्र पंत को क्या कहा है? विष्णु कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश रुद्र कहा है। महादेवी वर्मा को क्या कहा है? शक्ति कहा है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखना। आगे नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद की बृहत त्रयी 3 बड़े कवि हैं। जयशंकर प्रसाद मानवीय भूमि की प्रधानता कहा है। आगे सुमित्रा नंदन पंत कल्पना की प्रधानता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में बुद्धि तत्व की प्रधानता नोट है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा 1931 ईस्वी प्रसाद पंत निराला पर अलग अलग निबंध लिखकर उन्होंने छायावाद की बृहत त्रयी की घोषणा की थी। छायावाद की लघुत्रय में 3 छोटे कवि जो हैं वो हैं महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो तीनों वर्मा से आप याद रख सकते हैं। आगे छायावाद की लघुत्रय में कुछ इतिहासकार भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को भी स्थान देते हैं। जब भगवती चरण वर्मा ना आए तो आप माखनलाल चतुर्वेदी लगा सकते हैं। आगे है छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के दार्शनिक मत हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रतिभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद या समरसतावाद। ठीक है। सुमित्रानंद पंत का है अरविंद दर्शन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अद्वैत वेदांत दर्शन। महादेवी वर्मा का है बौद्ध दर्शन। आगे विविध इतिहासकारों आलोचकों के मतानुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त व मुकुटधर पांडे हैं। प्रभाकर माचवे व विनय मोहन शर्मा के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार सुमित्रानंद पंत हैं। इलाचंद जोशी व गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जयशंकर प्रसाद हैं। आगे सर्वमान्य एवं वास्तविक प्रवर्तक जो हैं जयशंकर प्रसाद को माना गया है। विशेष तथ्यात्मक जानकारी है। छायावाद कल्पना प्रधान काव्य कहलाता है। छायावादी काव्य में अनुभूति की गहराई देखने को मिलती है। छायावादी युग को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मानवतावाद छायावाद का सर्वाधिक उज्ज्वल पक्ष माना जाता है। प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। आगे छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि भी कहा जाता है क्योंकि वे यथार्थ जीवन की कटुता से मुंह मोड़कर कल्पना लोक में विचरण करते नजर आते हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। आगे नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के समर्थकों में कई लेख लिखे थे जो भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए। जयशंकर प्रसाद की झरना 1918 में कविता को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामयानी 1935 में इसका रचना हुई थी को काव्यधारा की चरम परिणति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आगे है छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। नोट है रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन अंग्रेज में वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज के काव्य में से लिरिकल ब्लड उनका जो रचना है ये प्रकाशन 1798 से माना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक निसंदेह जयशंकर प्रसाद ही माने जाते हैं। छायावादी युग के प्रमुख कवि पहले हमारे जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ लेते हैं। और जयशंकर प्रसाद का जन्म है 1889 ईस्वी। जन्म स्थान है काशी। सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध एक संपन्न घराने में। मृत्युकाल 1937-48 वर्ष की अल्पायु में। प्रमुख रचना इनकी प्रेम पथिक 1905-1913 में। ये रचना पहले 1905 में ब्रज भाषा में रची गई थी, बाद में 1913 में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। दूसरे चित्राधार 1906 से 1909 में और करुणालय 1913 में। कानन कुसुम 1913 में। महाराणा का महल 1914 में। झरना 1918 में। आंसू 1925 में। लहर 1933 में। कामिनी 1935 में। आगे प्रसिद्ध इनकी कविताएं हैं उर्वशी 1909 में। वन मिलन 1909 में। प्रेम राज्य 1909 में। अयोध्या का उद्धार 1910 में। शोकोच्छ्वास 1910 में। बब्रू बहन 1911 में। कल्पना सुख 1909 में। विदाई 1909 में। नीरव प्रेम 1909 में। विसर्जन 1909 में। ठीक है। महत्वपूर्ण रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य हैं। चित्राधार हैं इसमें प्रसाद जी के प्रारंभिक जीवन में विविध पत्र पत्रिकाओं में छपी कविताओं को संकलित किया गया है। इसमें 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। प्रथम संस्करण में इनकी ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में रचित कविताओं का संकलन तथा द्वितीय संस्करण में केवल ब्रज भाषा में रचित कविताओं का संकलन किया गया है। आगे विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें निम्न 4 प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषयों का तीव्रतात्मक शैली में वर्णन।
बीस दूसरे हैं प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण। आगे प्रेमानुभूति की व्यंजना, भक्ति भावना की अभिव्यक्ति। इस कविता संकलन में प्रसाद जी द्वारा रचित निम्न प्रसिद्ध कविताओं का संकलन किया गया है। अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य, कल्पना सुख, विदाई, नीरव प्रेम विसर्जन। इसमें 1906 ईस्वी से 1909 के मध्य रचनाओं का संकलन किया गया है। आगे प्रेम पथिक। ये काव्य पहले ब्रज भाषा 1905 ईस्वी में लिखा गया था, किंतु आगे चलकर 1913 ईस्वी में से खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया। ये एक छोटा सा प्रबंध काव्य है जो कि प्रणय भावनाओं से उत्प्रोत है। इसकी विषय वस्तु श्रीधर पाठक द्वारा रचित एकांतवासी योगी से मिलती जुलती है। दोनों में ही प्रेमी प्रेमिका में से एक आश्रयदाता है तो दूसरा पथिक। दोनों में ही पथिक अपने निराश प्रेम की कहानी सुनाता है और अंत में श्रोता कोई और नहीं वह व्यक्ति सिद्ध होता है जिसके लिए पथिक दुखी था या दुखी है। ठीक है। दूसरी रचना तीसरी है महाराणा का महत्व। इनकी रचना है। यह एक लघु ऐतिहासिक खंड काव्य है। इसमें महाराणा प्रताप की उदारता का चित्रण किया गया है। एक बार महाराणा प्रताप की सेना के लिए एक मुस्लिम रमणी को बंदी बना लेते हैं। यद्यपि वह रमणी उसी अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी थी जो उन पर आक्रमण करने आया था, पर वे उसे सम्मानपूर्वक लौटा देते हैं। आगे इस प्रबंध काव्य की शैली ओज गुण की इसमें प्रधानता है। चौथी है कानन कुसुम। यह एक कविता संग्रह ग्रंथ है। ये 1909 ईस्वी से 1913 तक के मध्य रचित स्फुट कविताओं का संकलन किया गया है। ये कविता पहले इंदु पत्रिका में छपती थी। इसकी अधिकांश कविताओं का विषय परम तत्व है। कहीं कभी अपने आराध्य की प्रार्थना में लीन है तो कहीं उसके करुण कुंज में वैभव का वर्णन कर रहा है। इस संग्रह में प्रसाद जी की निम्न कविताएं संकलित हैं। ग्रीष्म का मध्याह्न, नव वसंत, रजनीगंधा, सरोज, चित्रकूट, श्री कृष्ण जयंती, कुरुक्षेत्र, वीरवाला। यह इनकी खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है। पांचवा है झरना। यह प्रसाद जी का एक गीत संग्रह है। इसके गीतों में प्रसाद जी की भावनाएं विभिन्न रूपों में बिखरी हुई है। यथा एक ओर इसमें प्रकृति की मंजुल मनोहर मूर्ति का चित्रण सजीव रूप में हुआ है तो दूसरी ओर वह प्रणय को कोमलतम अभिव्यक्ति से भी परिपूर्ण है। प्रसाद जी का छायावादी दृष्टिकोण इसी रचना में सर्वप्रथम उजागर हुआ है। अधिकांश इतिहासकार इसी रचना को प्रथम छायावादी मानते हैं। इस छठा है आंसू। यह प्रसाद जी का एक स्मृति काव्य है। यह एक विरह हृदय के सहज स्वाभाविक उच्छ्वास के रूप में प्रस्तुत है। कथानक की रूपरेखा इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती, किंतु फिर भी अतीत की स्मृतियों की अभिव्यंजना इसमें योजनाबद्ध ढंग से हुई है। आगे है आरंभ में कवि पाठक को संबोधित करके अवकाश भला है किनको सुनने की करुण कथाएं अपनी करुण गाथा सुनाने के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करता है। आगे है आंसू का प्रथम संस्करण 1925 में प्रकाशित हुआ था तथा द्वितीय जो संशोधित संस्करण है वो 1933 में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण का प्रथम में से 64 छंद जो हैं अधिक हैं। पहले संस्करण से 64 छंद इसमें अधिक हैं। आगे है लहर। लहर इनका एक कविता संग्रह है और ये गीति काव्य है। इसमें आंसू 1925 से लेकर 1933 तक की कविताओं का संकलन किया गया है। इस काव्य में प्रसाद जी की गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। इन गीतों में कहीं तो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है और कहीं प्रणय की तीव्र अनुभूति का, कहीं करुणा के व्यक्ति तो कहीं रहस्यवादी संकेत दिखाई देते हैं। आगे है पूर्ववर्ती रचनाओं की भली भांति प्रेम, प्रकृति, रहस्य, जीवन दर्शन और ऐतिहासिक पौराणिक विषयों का निरूपण हुआ है। आगे काम्यानी। यह प्रसाद जी की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें आदि पुरुष मनु की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। इस काव्य में मुख्य 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा। इसका प्रतीक विधान निम्न अनुसार माना गया है। आगे मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा काम्यानी जो है हृदय रागात्मिक प्रतीक का, ईड़ा बुद्धि का, व्यावसायिक बुद्धि का, अन्य पात में अकुली की रात है जो असुर शक्तियाँ हैं, कुमार है मानव। ठीक है। उसके बाद है श्रद्धा जो है काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसको काम्यानी भी कहा जाता है। इसमें कुल कितने 15 सर्ग हैं, इनको क्रम के अनुसार आप याद रखना। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है। तो आप इसको 3-3 के ग्रंथ में याद कर सकते हैं या ऐसे याद सकते हैं। चिंता ने आशा में श्रद्धा से किया काम, वासना को आई लज्जा, कर्म को हुई ईर्ष्या,
पीड़ा को आया स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद का दर्शन को रहस्य में आया आनंद। इस तरीके से हम कविता के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। आगे है, प्रसाद जी को काम्यानी लेखन की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई मानी जाती है। इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना है। ठीक है, किसकी? आनंदवाद की स्थापना करना है। 7वां पॉइंट है, आचार्य नंदलाल वाजपेयी को काम्यानी ने क्या कहा है? मानवता का रसात्मक इतिहास एवं नए युग का काव्य कहकर पुकारा है। 8वां पॉइंट है, मानव हृदय की भावनाओं का जैसा सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो है चित्रण काम्यानी में हुआ है, वैसा नियंत्रण मिलना दुर्लभ है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपना निबंध दोष सहित में कामिनी के बारे में लिखा है कि इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आधी या उससे अधिक कविता मानता हूँ। उनके मतानुसार काम्यानी में कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। वे काम्यानी की कारीगरी में विराटता का अद्भुत सौंदर्य देखते हैं। काम्यानी का आनंद सर्ग इस काव्य का अंतिम एवं महत्तम सर्ग है। यह कवि के दर्शन एवं दृष्टिकोण का द्योतक माना गया है। आगे है 11वां, इसके प्रथम जो चिंता सर्ग है कुछ अंश 1928 में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, अंक अक्टूबर 1928 में। 12वां है, काम्यानी के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। प्रसाद जी के संदर्भ अन्य तथ्य देख लेते हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक हैं, इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। लाचन जोशी एवं गणपति चंद्र गुप्त ने इनको छायावाद का जनक माना है। किसने? लाचन जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने। आगे है, कुछ आलोचक इनको झारखंडी कवि भी कहते हैं। ये प्रारंभ में कलाधर नाम से ब्रज भाषा में रचना करते थे। उर्वशी इनका गद्य पद्यमय रचना चंपू काव्य है। कुछ आलोचकों ने प्रसाद जी को पुरातन पंथी कहा है क्योंकि उन्होंने साहित्य सिलसिले में भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को आधार बनाया था। इनके द्वारा करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। 1909 ईस्वी में इंदु पत्रिका के संपादन के साथ इनकी साहित्य यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि काम्यानी तक अनुग्रहण चलती रही। दूसरे कवि हैं हमारे छायावाद के स्मृतनंदन पंत। इनका जन्मकाल है 1900 ईस्वी। जन्म स्थान है ग्राम कोसनी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। मृत्युकाल 1977 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंत जी और रचित जो काव्यों की मुख्य कितने 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले छायावादी रचना 1918 से 1934 तक छायावादी युग की। इसमें उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। इसके बाद इनकी आती हैं प्रगतिवादी रचना 1935 से 45 तक। प्रगतिवादी युग में युगांत 1936, युगवाणी 1939 और ग्राम्य 1940। उसके बाद अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी रचनाएं आती हैं 1946 से 48 में। अंतश्चेतनावादी युग भी इसे कहा जाता है। इसमें है स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधुनी 1947, युगांतर 1948, युगपथ 1948। उसके बाद आती है इनकी मानवतावादी आध्यात्मिक रचना 1949 ईस्वी के बाद नव मानवतावादी युग। इसमें लोकायतन 1964 में, चिदम्बरा 1959 में और पतझड़, फिर अभिषेकिता रजशिखर 1951 में, समाधिता के पाँव फटने से पहले, शशि की तरी, कला और बूढ़ा चांद, ये साहित्य अकादमी मिला था उनको, इनका 1959 में है। अतिमा 1955 में, वप्पी 1957 में है। पंत जी की सर्वप्रथम कविता गिरजे का घंटा, यह कविता 1916 में प्रकाशित हुई थी। आगे छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो। पंत जी द्वारा जो पल्लव रचना है की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत की सर्वप्रथम छायावादी रचना कौन सी? उच्छ्वास है, जो कि 1920 में प्रकाशित हुई थी। रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य हैं। उनकी प्रारंभिक रचनाओं को वीणा, पल्लव में प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता की प्रधानता है, जबकि ग्रंथि और गुंजन रचना में उनकी नारी प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। एक तरफ वीणा का कवि जो प्रकृति पर मुग्ध होकर बालाओं के सौंदर्य की भी अवज्ञा कर बैठता है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। दूसरी तरफ गुंजन का कवि जिसके लिए नारी सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य से बढ़कर ये था। तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार लग गई मधु के वन में ज्वाल, खड़े किंशुक अनार कचनार, लालसा की लो से उठ लाल। आगे युगांत रचना पंत जी की छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानी जाती है। यह छायावादी युग के अंत का घोषणा पत्र है, साथ ही इसमें प्रगतिवाद का उदय भी मिलता है।
आगे कला और बूढ़ा चांद रचना में कवि के द्वारा 1958 में रचित कविताओं का संग्रह किया गया है। इसमें स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा उत्तरा आदि में अति मानव के स्वर्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति हुई है, जो वास्तविक दुनिया से मेल नहीं खाती। आगे युगवाणी रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है। इन्होंने हरिवंश राय बच्चन के सहयोग से खादी के फूल शीर्षक से कविता लिखी थी। आगे लोकायतन, यह पंत जी द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया लगभग 700 पृष्ठों का एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें 2 खंडों एवं 7 द्वारों अध्यायों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम खंड को बाह्य परिवेश एवं द्वितीय खंड को अंतः चैतन्य नाम प्रदान किया गया है। यह इनकी अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। प्राप्त इनके पुरस्कार देख लेते हैं। चिदम्बरा रचना के लिए 1968 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है। आगे लोकायतन काव्य के लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ। कला बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। प्रसिद्ध कथन है इनके, हम भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है। हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है। पुस्तक की नहीं मनुष्य की भाषा, जिसमें हंसते रोते खेलते कूदते लड़ते गले मिलते सांस लेते और रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख्य दिखलाने के लिए आदर्श हो सके। ये पंत का कथन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अन्य तथ्य जो हैं वो देख लेते हैं। छायावत का विष्णु कहा जाता है पंत को। इंधन दुलारे वाजपेयी इनको छायावत का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको छायावत का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। रोला इनका प्रमुख छंद है, यह प्रिय छंद है। प्रकृति के कोमल पक्ष का अत्यंतिक वर्णन करने के कारण इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। महर्षि अरविंद द्वारा रचित भागवत जीवन द डेविन लाइफ से ये इतने प्रभावित हुए कि जीवन की दशा ही बदल गई। सुमितनंदन पंत जो है राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कहा जाता है, अतः कुछ लोग इन्हें रावणा अर्जुन भी कहते हैं। इनका मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त था। आगे ये अपनी सूक्ष्म कोमल कल्पना के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। मूर्त पदार्थों के लिए अमूर्त उपमान देने की परंपरा पंत जी के द्वारा ही प्रारंभ हुई थी। इनका काव्य क्षितिज 1916 से 77 ईस्वी तक फैला है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचना प्रकृति की जादूगरी इस भाषा में व्यक्ति हुई, उसे स्वयं पंत जी चित्र भाषा बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म 1899 ईस्वी, जन्म महिषादल राज्य बंगाल में, निवास कढ़ाकोला बंगाल में, मृत्यु 1961 में। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, अणिमा 1943 में, गुरमता 1948 में, नैपथ्य 1946 में, बेला 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीत गुंज 1954 में, राम की शक्ति पूजा 1936 में, सरोज स्मृति 1935 में है, चतुरी चमार और राग विराग, गर्म पकौड़ी, रानी और कहानी, स्फटिक शिला। निराला की सर्वप्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। रामविलास शर्मा के मतानुसार इनकी सर्वप्रथम कविता भारत माता की वंदना 1920 में मानी जाती है। रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य है। इनकी अनामिका एवं गीत कुंज रचनाओं के 2 संस्करण प्रकाशित हुए, क्रमशः अनामिका 1923 और 1938 में द्वितीय संस्करण, गीत कुंज 1954 और 1959 में। अनामिका एवं परिमल कविता संग्रह इनकी प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण, रहस्यवाद संबंधी कविताओं को संकलित किया गया है। परिमल काव्य संग्रह में इनकी निम्न प्रसिद्ध कविताएं हैं। यालिया जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, दीन बहू और अधिवासी और पंचवटी प्रसंग। नोट है, परिमल में छायावाद के साथ प्रगतिवाद के तत्व भी विद्यमान हैं। जूही की कली कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभाव उत्पादक रूप में हुई है। आगे है गीतिका रचना में कवि ने अपनी भावनाओं को संगीत के स्वर में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। आगे विषय वस्तु की दृष्टि से इनके गीतों को निम्न 4 वर्गों में व्यक्त किया जा सकता है: स्तुति परक, प्रार्थना परक गीत, नारी सौंदर्य संबंधी गीत, प्रकृति संबंधी गीत, विचार प्रधान गीत। आगे तुलसीदास, यह निराला जी का श्रेष्ठ प्रबंधात्मक काव्य है। इसमें कवि ने गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। इसमें तुलसीदास द्वारा अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए
उसके पीहर नहर चले जाने एवं पत्नी द्वारा फटकार लगाए जाने पर गृहस्थ जीवन को त्याग कर राम उपासना में लीन होने की घटना का वर्णन किया गया है। इस रचना के लेखन का कारण यह भी माना जाता है कि तुलसीदास को सर्वप्रिय कवि मानते हैं। आगे सरोज स्मृति। यह एक शोक गीत है जिसमें कवि अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज की करुणा स्मृति में लिखा गया। इसे हिंदी साहित्य संसार में सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कहा जाता है। इसमें वात्सल्य एवं करुणा दोनों रसों का अद्भुत सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है। राम की शक्ति पूजा एक लघु प्रबंध काव्य है। इसमें निराला का ओज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ है। इस रचना में कृतिवास रामायण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह शक्ति काव्य है। जिजीविषिका एवं राष्ट्रीय चेतना की कविता है। कुकुरमुत्ता इसमें कवि ने पूंजीवादियों पर तीखा व्यंग्य किया है। इसमें कवि ने संस्कृत शब्दावली का प्रयोग नहीं करके उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया है। इसमें कवि ने सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा और धनवानों की घोर निंदा की है। आगे अणिमा में 3 प्रकार गीत हैं: भक्ति प्रधान, विषादमूलक और विचारपरक। भक्ति प्रधान, विषादमूलक और विचारपरक। ठीक है। अणिमा में इस कवि का दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी और शैली अधिक सरल है। नए पत्ते में कवि की 7 व्यंग्य प्रधान कविताओं का संग्रह है। नए पत्ते कवि के संबंध में जो अन्य तथ्य हैं निराला के बारे में वो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य जगत में निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किया जाता है। गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला आलोचना पुस्तक लिखकर यह नाम प्रदान किया। ठीक है। यह हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि माने जाते हैं, अर्थात मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मुक्तक छंद को केचुआ रबड़ छंद भी कहते हैं। इनको छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद इन तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। ये छायावाद के रुद्र महेश माने जाते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको ओज एवं औदात्य का कवि कहा है। विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। उन्होंने मतवाला एवं समन्वय 2 पत्रों का संपादन कार्य किया। आगे है मतवाला पत्र को मोटो जो मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता था वो लिखा हुआ है: अमीय गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। आगे द्विवेदी कालीन कवियों में इनको सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक लेख जो है इनकी भावों की भिड़ंत, यह लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा संपादित प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल है। इस लेख ने तत्कालीन साहित्य जगत में हलचल मचा दी थी। आगे रविवार को जन्म लेने के कारण का मूल नाम सूर्य कुमार रखा गया था, जिससे सन 1917-18 ईस्वी में बदलकर उन्होंने सूर्यकांत कर दिया। चौथे हमारे रचनाकार हैं छायावादी युग के महादेवी वर्मा। इनका जन्म है 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, मृत्यु 1987 में। और रचना काव्य संग्रह इनका निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, और सांध्य गीत 1936 में, दीपशिखा 42 में, सप्तपर्णा 1960 में। प्रसिद्ध गद्य रचना स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र। समेकित काव्य संग्रह इनके यामा 1940 में। इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत में संग्रहित सभी गीतों का समेकित एक जगह संकलित कर दिया गया है। पुरस्कार हैं इन्हें यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। नीरजा के लिए इन्हें सैक्सरिया पुरस्कार मिला। इनके बारे में विशेष तथ्य देख लेते हैं। यह आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी और जल्द ही इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया। हिंदी लेखकों की सहायतार्थ इन्होंने साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट संस्था की स्थापना की। इन्होंने वेदना की कवित्री एवं आधुनिक की मीरा के नाम से पुकारा जाता है। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य थी। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। इनके काव्य में अलौकिक विरह की प्रधानता देखी जाती है। इनका सप्तपर्णा काव्य संग्रह वैदिक संस्कृत के विविध काव्यांशों पर आधारित है। महादेवी के भाव पक्ष गंभीर एवं विचार पक्ष औदात्य की भांति उनके काव्य शैली पक्ष भी अत्यंत प्रौढ़ सशक्त, शब्दों पर उनका अद्भुत अधिकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। आगे हैं इनके काव्य और जीवन दोनों की मूल टेक है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दे, हो उठी है चंचू छूकर तिल्लियाँ भी वेणु सस्वर, वंदनीय स्पंदित व्यथा से सिहरता जड़ मौन पिंजर।
आगे है, इनके द्वारा रचित गीत कविताओं की कुल संख्या 236 मानी जाती है। इनका धार्मिक ग्रंथ का ज्ञान अपनी धर्मपरायण माता हेम रानी देवी से प्राप्त हुआ था। 11 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह डॉक्टर रूपनारायण वर्मा से के साथ हुआ था। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में लिख डाली थी। ब्रह की प्रांजल अनुभूति, परिष्कृत चिंतन, काव्योचित गंभीरता और सौंदर्य शिल्प इनके काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती हैं। इनको छायावादी साहित्य की शक्ति दुर्गा कहा जाता है। आगे छायावादी युग के विविध कवि हैं, उनको देख लेते हैं। उदय शंकर भट्ट 1898 से 1916 ईस्वी। रचना इनकी है तक्षशिला 1931 में। इसमें अलक्षेत्र के आक्रमण से लेकर कनिष्क तक की विभिन्न घटनाओं और तक्षशिला को केंद्र बनाकर प्रस्तुत की गई हैं। अन्य है राका 1931, विसर्जन 1936, मानसी 1935, अमृत विश्व 1939, युगदीप 1939, यथार्थ और एकला चलो रे विजयपथ 1948 और अंत्य दर्शन 1958। गुरु भक्त सिंह की रचनाएं हैं नूरजहां 1935, 18 सर्ग हैं इसमें। विक्रमादित्य 1947, 44 सर्ग हैं। रूप अरूप, शिप्रा और मेघगीत और अवंतिका। उसके बाद है श्याम नारायण पांडे 1907 से 1991। इनकी रचना हल्दी घाटी 1939। इसमें हिंदू गौरव महाराणा प्रताप के चरित्र को 17 सर्गों में विभाजित किया गया है। उसके बाद जौहर 1944। इसमें अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण की घटना का वर्णन 21 से चिंगारी अध्यायों में किया गया है। त्रेता के 2 वीर लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध पर आधारित है। माधव रिमझिम आरती 1946 में, जय हनुमान 1956 में, गोरावध 1956 में, बलिवध 1975, शिवाजी 1970, वशिष्ठ 1975, परशुराम 1985 और कल्पना 1950 में है। विशेष तथ्य हल्दी घाटी रचना के लिए इन्हें देव पुरस्कार मिला था। त्रेता के 2 वीर रचना के लिए तुम्बुर नामक पुरस्कार मिला था। जौहर के लिए द्विवेदी पुरस्कार मिला था। आगे छायावादी युग की अन्य जो काव्य धारा है वो देख लेते हैं। वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।